दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्ज़ाम। और आज का जो हमारा वीडियो होगा ये आपका आरआरसी गोरखपुर ग्रुप डी की जो परीक्षा हुई थी सेकंड शिफ्ट में, उसमें जो पूरे 100 प्रश्न पूछे गए थे 4 पार्ट से, उन सभी 100 प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल होगा इस वीडियो में, यानी कि फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा इस वीडियो में। आरआरसी ग्रुप डी गोरखपुर की जो परीक्षा हुई थी उसी पेपर का पूरा फुल सॉल्यूशन होगा। इस वीडियो को देखने से आप सभी को ये अनुभव मिलेगा कि रेलवे रिक्वायरमेंट सेल के द्वारा ग्रुप डी की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है और किस स्तर के प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होगा। तो देरी ना करते हुए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आरआरसी ग्रुप डी गोरखपुर, उसमें पहला प्रश्न जो आया था, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की सूचीबद्ध शेड्यूल्ड भाषा है? ऑप्शन ए मैथिली, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी ब्रज भाषा और ऑप्शन डी अरबी। तो दोस्तों पहले नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए मैथिली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मैथिली, डोंगरी, बोडो एवं संथाली भाषा को जोड़ा गया। मैथिली भाषा भारतीय संविधान की सूचीबद्ध भाषा है। मैथिली भाषा को सबसे अधिक बिहार में बोला जाता है। तो दोस्तों पहले नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए मैथिली बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, संसद का सदन जो लोकप्रिय रूप से निम्न सदन कहलाता है वह है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी राज्य विधानसभा और ऑप्शन डी लोकसभा या राज्यसभा। इस पर निर्भर करता है कि संसद भवन के निचले तल को कौन ग्रहण करता है। तो दोस्तों दूसरे नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए लोकसभा जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा को निम्न सदन एवं लोकप्रिय सदन कहते हैं। अनुच्छेद 79 में संसद, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। इसलिए दूसरे नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए लोकसभा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, विगत में निम्नलिखित देशों में से कौन बर्मा कहलाता था? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी म्यांमार। तो दोस्तों तीसरे नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन डी म्यांमार बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि विगत में म्यांमार बर्मा कहलाता था। यह भारत का पड़ोसी देश है। म्यांमार पाकिस्तान एवं बांग्लादेश भारत के जल एवं स्थल सीमा से लगे देश हैं। तो तीसरे नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी म्यांमार बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, संक्षिप्त शब्द पीआईएल किसके लिए प्रयुक्त है? ऑप्शन ए पॉपुलर इंटरेस्ट लिटिगेशन, ऑप्शन बी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ऑप्शन सी प्रोसिक्यूशन वाई इंटरेस्टेड, ऑप्शन डी प्रोविजनल इंटरनल लिटिगेशन। तो दोस्तों चौथे नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि पीआईएल का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लोकहित मुकदमा पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का संक्षिप्त रूप है। इसे जनहित याचिका भी कहते हैं। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत स्वर्गीय न्यायाधीश पीएन भगवती ने की। जनहित याचिकाओं की शुरुआत सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था। दोस्तों चौथे नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में प्रारंभ की गई सिंचाई योजना है? तो दोस्तों ऑप्शन ए जनधन सिंचाई योजना, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री नहर योजना, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री भूमि विकास योजना। तो दोस्तों पांचवें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई 2015 को हुई। इस योजना की टैगलाइन हर खेत में पानी थी। इस योजना का उद्देश्य खेतों में सिंचाई हेतु पानी का प्रबंध करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से पांचवें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष किस प्रकार निर्वाचित किया जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से निर्वाचित, ऑप्शन बी लोकसभा के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से निर्वाचित, ऑप्शन सी लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से निर्वाचित और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत। तो दोस्तों छठवें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन ए लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से निर्वाचित। क्यों सही होगा? क्योंकि
संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन करता है। लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए 6वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से निर्वाचित होता है। 7वां प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में प्रतिबंधित किया गया जाली कट्टू क्या है? ऑप्शन ए पारंपरिक सांड लड़ाई खेल, ऑप्शन बी पारंपरिक मेमना लड़ाई खेल, ऑप्शन सी पारंपरिक खान लड़ाई खेल, ऑप्शन डी पारंपरिक बकरा लड़ाई खेल। तो दोस्तों 7वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए पारंपरिक सांड लड़ाई खेल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में प्रतिबंधित जलीकट्टू पारंपरिक सांड लड़ाई खेल है जो तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है। वर्तमान में इसे पुनः शुरू किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए पारंपरिक सांड लड़ाई खेल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा 7वें नंबर के प्रश्न में। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य यूएस में एक राजनीतिक दल है? ए डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑप्शन बी रिपब्लिकन पार्टी, सी लेबर पार्टी, डी ए एवं बी दोनों। तो दोस्तों 8वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी दोनों ही अमेरिका के एक राजनीतिक दल हैं। वर्तमान में अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की सरकार है और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। 9वां प्रश्न है, यदि KZYTS बराबर 5, STROPN बराबर 6, HILTPFG बराबर 7 हो तो RPDFGNYQ किसके बराबर है? A 8, B 9, C 10, D 11। तो दोस्तों 9वें नंबर के प्रश्न में ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है। 9वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए 8 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों सही होगा देख लीजिए। जिस प्रकार KZYTS अक्षरों की संख्या 5 दी गई है, STROPN अक्षरों की संख्या 6 दी गई है, HILTPEG अक्षरों की संख्या 7 है, उसी प्रकार RPDYGNYQ अक्षरों की संख्या टोटल 8 होगी। इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, दृष्टि सही करने के लिए जो चश्मा हम पहनते हैं उसकी शक्ति किसमें मापी जाती है? ए डायोप्टर, बी ल्यूमिना, सी वेबर, डी लक्स। तो दोस्तों 10वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए डायोप्टर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि चश्मे की शक्ति डायोप्टर में मापी जाती है। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f हो तो उसकी क्षमता P बराबर 1/f डायोप्टर होती है। 11वां प्रश्न है, हमारे घरों को वितरित की गई विद्युत है? ए AC, B DC, C उक्त दोनों, D उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 11वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए AC बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि हमारे घरों को वितरित की गई विद्युत AC अल्टरनेटिव करंट होता है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट को परिणामित्र द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट में परिणामित्र का प्रयोग नहीं होता है। 12वां प्रश्न है, सीरीज डैश 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 15, 25, 40, 65, 105 में लुप्त संख्या क्या है? ए 0, B 3, C 5, D 10। तो दोस्तों 12वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन डी 10 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों सही होगा? उत्तर देख लीजिए। श्रृंखला में कोई भी संख्या पिछले दो लगातार संख्याओं का योग है। जैसे 105 बराबर 65 धन 40, 65 बराबर 40 धन 25, 40 बराबर 25 धन 15 और 25 बराबर आपका 15 धन क्या होगा यही ज्ञात करना है। तो 25 माइनस 15 बराबर आपका 10 हो जाएगा। यही लुप्त संख्या आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, यदि आप एक गेंद को अलग अलग स्थानों पर ले जाते हैं तो किस स्थान पर इसका वजन अधिक होगा? ए ध्रुवों पर, बी भूमध्य रेखा पर, सी मकर रेखा पर, डी वजन स्थिर रहेगा। तो दोस्तों 13वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन ए ध्रुवों पर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चूंकि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है, अतः यदि हम एक गेंद को अलग अलग स्थानों पर ले जाते हैं तो ध्रुवों पर इसका वजन अधिकतम होगा। इसलिए आपका 13वें प्रश्न में ऑप्शन ए ध्रुवों पर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, यदि 5 किलो लोहे को अलग अलग सांचों में ढाला जाए
तो निम्न सांचों में से कौन सी सबसे बड़ी आयतन रखेगी? ए एक घन, बी एक गोला, सी एक पिरामिड, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। पर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन बी एक गोला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि जब भी 5 किलो लोहे को अलग अलग सांचों में ढाला जाता है तो उनमें आपका गोले का जो आयतन होता है वो सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए आपका ऑप्शन बी एक गोला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, 3 व्यक्ति ए, बी एवं सी एक पंक्ति में इस तरह खड़े हैं, बी मध्य में है, हवा ए से सी की दिशा में चल रही है। यदि बी एक पिस्टल फायर करता है तो ए ध्वनि को सबसे पहले सुनेगा, बी सी ध्वनि को सबसे पहले सुनेगा, सी दोनों ए व सी ध्वनि को एक ही समय पर सुनेंगे और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 15वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी सी ध्वनि को सबसे पहले सुनेगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि सबसे पहले सी ध्वनि को सुनेगा क्योंकि बी पंक्ति के मध्य से पिस्टल फायर करता है, लेकिन दिशा ए से सी की तरफ चल रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सी ध्वनि को सबसे पहले सुनेगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, जमने पर पानी का आयतन बढ़ता है। एक टैंक से एक बाल्टी पानी बाहर निकाला जाता है तथा उसे जमाया जाता है। जमी हुई बर्फ को टैंक में डाल दिया जाता है। जब बर्फ पिघलने लगेगी तो क्या होगा? ऑप्शन ए टैंक में जल स्तर उठेगा, ऑप्शन बी टैंक में जल स्तर गिरेगा, ऑप्शन सी टैंक में जल स्तर वही रहेगा, ऑप्शन डी जल स्तर पहले ऊंचा होगा और तब गिरेगा। तो दोस्तों 16वें नंबर के प्रश्न में आपका सबसे सही विकल्प ऑप्शन सी टैंक में जल का जो स्तर है वो अपरिवर्तित रहेगा, अर्थात जो है पहले वही रहेगा। क्योंकि जब बर्फ पिघलने लगती है तो टैंक में जल स्तर वही रहेगा, क्योंकि बर्फ के पिघलने से आयतन पर कोई असर नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी टैंक में जल स्तर वही रहेगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, संक्षिप्त एटीएम किसके लिए प्रयुक्त होता है? ए ऑटोमेटेड टास्किंग मशीन, ऑप्शन बी ऑटो टर्बो मशीन, ऑप्शन सी ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन डी ऑथेंटिक ट्रांजैक्शन मशीन। तो दोस्तों 17वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी ऑटोमेटेड टेलर मशीन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो ऑटोमेटेड टेलर मशीन का संक्षिप्त रूप है। एटीएम का आविष्कार जॉन शेफर्ड बैरन ने किया था। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का भाग नहीं है? ए अग्न्याशय, बी पीयूष ग्रंथि, सी पित्ताशय, डी छोटी आंत। तो दोस्तों 18वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड पाचन तंत्र का भाग नहीं है, यह कपाल की स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पाचन कार्य में भाग लेने वाला प्रमुख अंग यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत, पित्ताशय और अग्न्याशय होता है। 19वां प्रश्न है, नींबू रस में निम्न में से क्या पाया जाता है? ए साइट्रिक एसिड, बी एसिटिक अम्ल, सी लैक्टिक एसिड और डी एस्कार्बिक अम्ल। तो दोस्तों 19वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए साइट्रिक एसिड बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि नींबू रस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल एक मोनोहाइड्रॉक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है जो खट्टे फलों, नींबू, संतरा आदि में पाया जाता है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको सूखी बर्फ के रूप में भी जाना जाता है? ए -4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापक्रम पर बर्फ, बी अरंध्री पदार्थ से ढकी बर्फ, सी जमी हुई फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, डी ग्लेशियर की बर्फ। तो दोस्तों 20वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी जमी हुई फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि जमी हुई फ्रोजन CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। 21वां प्रश्न है, तटीय क्षेत्रों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? ए दिन के समय में समुद्र से ठंडी हवा भूमि की तरफ चलती है, बी रात्रि के समय में भूमि से ठंडी हवा समुद्र की तरफ चलती है, सी हवा में वर्षा भार आर्द्रता की उच्च डिग्री रहती है, डी हवा का चलना समुद्री लहरों की प्रकृति पर निर्भर होता है। तो दोस्तों 21वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी हवा का चलना समुद्री लहरों की प्रकृति पर निर्भर होता है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि हवा का चलना हवा के घनत्व पर निर्भर करता है जो कि हमेशा उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर चलती है। तटीय क्षेत्रों में दिन के समय उच्च तापमान के कारण यहाँ का वायु घनत्व कम हो जाता है, जिस कारण समुद्र से ठंडी हवा घाट तक की ओर चलती है जिसका वायु घनत्व अधिक होता है। जबकि रात के समय तटीय क्षेत्र का तापमान निम्न होने के कारण यहाँ का वायु घनत्व अधिक हो जाता है, जिस कारण तटीय क्षेत्र से ठंडी हवाएं समुद्र की ओर चला करती हैं।
समुद्र का क्षेत्र विस्तृत होने के कारण यहाँ का तापमान तटीय क्षेत्र की अपेक्षा अधिक समय में उच्च अथवा निम्न होता है। इसलिए आपका 21वें प्रश्न में आपका ऑप्शन डी, हवा का चलना समुद्री लहरों की प्रकृति पर निर्भर होता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में फसल ऋतु नहीं है? ए रबी, बी खरीफ, सी जकात, डी जायद। तो दोस्तों 22वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी जकात जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि जकात के अतिरिक्त अन्य सभी भारत में फसल ऋतु हैं। रबी की फसल यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई आदि होता है। खरीफ की फसल यह जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। जैसे कि इसकी मुख्य फसलें होती हैं धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि। और इसके अलावा जो जायद की फसल होती है वो आपका मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें आपका तरबूज, खीरा, ककड़ी होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका 22वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी जकात जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी फसल ऋतु भारत की नहीं है, तो जकात जो है वो भारत की फसल ऋतु नहीं है। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण में x के मानों का अंतर क्या है? x² - 11x + 30 बराबर 0। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 41, ऑप्शन डी 10। तो दोस्तों 23वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए 1 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों सही होगा इसको देख लेते हैं। x² - 11x + 30 बराबर 0 है, तो x² - 6x - 5x + 30 बराबर 0 हो जाएगा। अब x को कॉमन करेंगे तो x - 6 - 5 को कॉमन करेंगे तो x - 6 बराबर 0 हो जाएगा। अब x - 5 x - 6 बराबर 0 हो जाएगा। अब x बराबर 5 और 6 हो जाएगा। अब x के मानों का अंतर जो आपका 6 - 5 बराबर 1 जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, यदि एक कक्षा में किसी विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक न्यूनतम अंकों के दोगुने से 7 अधिक है तथा अधिकतम अंक 87 है तो न्यूनतम अंक क्या होगा? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 37, ऑप्शन सी 47, ऑप्शन डी 57। तो दोस्तों 24वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए 40 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों सही होगा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। माना कि न्यूनतम अंक x है, अब 87 बराबर 2x + 7 हो जाएगा। अब x बराबर आपका 80/2 बराबर आपका 40 जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, दो कारें एक ही समय पर एक स्थान से रवाना होती हैं। एक कार पूर्व की ओर 3 किलोमीटर प्रति मिनट की गति से जाती है, जबकि दूसरी कार 4 किलोमीटर प्रति मिनट की गति से दक्षिण दिशा में आती है। 2 मिनटों के बाद वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगी? ए 10 किलोमीटर, बी 14 किलोमीटर, सी 2 किलोमीटर और डी 4 किलोमीटर। तो दोस्तों 25वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए 10 किलोमीटर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। 2 मिनट बाद पहली कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर आपका 6 किलोमीटर है, दिया गया है। दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी आपका 8 किलोमीटर है। अब इसको ग्राफ के द्वारा देख लीजिए। पहला जो है आपका दक्षिण दिशा में चलता है 4 किलोमीटर और फिर उसके बाद से 3 किलोमीटर आपका पूर्व दिशा की ओर चलता है। दोनों के बीच की जो दूरी है वो आपका √8² + 6² हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है और 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है। अब दोनों को प्लस करेंगे तो आपका 100 हो जाएगा और 100 का स्क्वायर आपका 10 जो आपका वर्ग होगा वो आपका 10 हो जाएगा। यानी कि 10 किलोमीटर जो है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 25वें प्रश्न में। 26वां प्रश्न है, एक व्यक्ति 25% की छूट की सौदेबाजी करने के बाद एक कमीज 300 रुपये में खरीदता है। यदि उसने सौदेबाजी नहीं की होती तो उसे क्या देना पड़ता? ए 500 रुपया, बी 400 रुपया, सी 325 रुपये और डी 375 रुपये। दोस्तों 26वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन बी 400 रुपये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों सही होगा इसका हल देख लीजिए। मान लीजिए अभीष्ट कीमत बराबर 300/100 - 25, क्योंकि 25% की छूट हो रही है तो 300/100 - 25 × 100 हो जाएगा। अब 300/75 × 100 होगा। अब इसको जब हल करेंगे काटेंगे तो आपका 400 रुपया जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात 400 रुपये में उसको अगर 25% की छूट नहीं होती तो उसको 400 रुपये में वो कमीज खरीदनी पड़ती। तो आपका 26वें नंबर के प्रश्न में ऑप्शन बी आपका 400 रुपये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, एक परिवार भोजन पर अपनी आय का 30%, वस्त्रों पर X% तथा मनोरंजन पर 10% खर्च करता है तथा शेष राशि की बचत करता है। यदि संपूर्ण आय का 9/20 भाग बचाया जाता है तो X का मान क्या है? A 15, B 16, C 14 और D 11।
तो दोस्तों 27वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए 15 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कुल आय बराबर 100% है। अब भोजन वस्त्र तथा मनोरंजन पर कुल खर्च अब कितना हो रहा है, 30% धन x% धन 10%, टोटल आपका 40 धन x% आपका खर्च हो रहा है। अब बचत कितना हो रहा है, 100% बचत में से 9/20 भाग आपका बचत हो रहा है, तो यानी कि 45% आपका जो है बचत हो रहा है। अब कुल खर्च बराबर आपका 100% माइनस 45% बराबर आपका 55% हो जाएगा। अब प्रश्न के अनुसार दिया हुआ है कि 40% धन x बराबर 55% है, तो इसलिए x बराबर 55 माइनस 40 बराबर 15, आपका x बराबर 15 बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अर्थात 27वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए 15 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, यदि किसी पंचभुज के कोण 2x, 3x, 4x, 5x एवं 6x हैं तो पंचभुज का एक कोण क्या होगा, ए 135, बी 27, सी 180, डी 72। तो दोस्तों 28वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए 135 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। सम पंचभुज के सभी कोणों का योग 540 डिग्री होता है, सभी जानते होंगे। अब प्रश्न के अनुसार प्रश्न दिया है 2x, 3x, 4x, 5x, 6x बराबर 540 डिग्री हो जाएगा। अब 2x, 3x, 4x, 5x, 6x को जोड़ेंगे तो आपका 20x हो जाएगा, और 20x बराबर आपका 540, तो x बराबर 540/20 बराबर आपका 27 डिग्री आपका हो जाएगा। अब दोस्तों अब आपका 27 आपका x बराबर आ गया, तो पहला कोण आपका कितना है, 2x है, तो 2 × 27 बराबर 54 डिग्री हो जाएगा। दूसरा कोण आपका है 3x है, तो 3 × 27 बराबर 81 हो जाएगा। तीसरा कोण 4 × 27 108, चौथा कोण 5 × 27 बराबर 135, और पांचवा कोण आपका 6 × 27 बराबर 162 डिग्री होगा। तो अतः स्पष्ट है कि सम पंचभुज का एक कोण 135 डिग्री, इसलिए विकल्प आपका जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अर्थात पंचभुज का एक कोण जो होगा वो आपका 135 डिग्री, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, यदि x बड़ा है 1 से तो x का वर्गमूल हमेशा होगा, a 0 से कम, b संख्या से कम, c x से अधिक, d 1 से अधिक। तो दोस्तों 29वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी x से अधिक बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। माना x बराबर 0.81, तब x का वर्गमूल बराबर √0.81 बराबर आपका 0.9 हो जाएगा। इसलिए 0.81 बड़ा है 0.9 से, इसलिए स्पष्ट है कि x का वर्गमूल x से अधिक होगा। 30वां प्रश्न है, 0.3249 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। a 0.57, b 0.057, c 0.47, d 0.047। तो दोस्तों 30वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए 0.57 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि √0.3249 का जब आप इसको अंडर रूट करेंगे तो 3249/10,000 हो जाएगा, बराबर आपका 57/100 के, और 57/100 को जब हल करेंगे तो आपका 0.57 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 31वां प्रश्न है, 10 संख्याओं का औसत 23 है, यदि उन्हें 5 संख्याओं के 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है तो एक वर्ग का औसत 20 है, दूसरे वर्ग का औसत क्या होगा, ए 21.5, बी 3, सी 26, डी 30। तो दोस्तों 31वें नंबर के प्रश्न में आपका सबसे सही विकल्प ऑप्शन सी 26 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। औसत बराबर 23 × 10 माइनस 5 × 20/5 हो जाएगा। ये आपका प्रश्न दिया हुआ है, 10 संख्याओं का औसत आपका 23 है, तो 23 × 10 हो जाएगा, और इसमें से माइनस कर देंगे 5 संख्याओं के 2 वर्गों में, तो आपका 5 संख्याओं को 2 वर्ग करेंगे तो आपका 5 × 20 हो जाएगा, बटे आपका 5 कर देंगे। इसके बाद आपका 230 माइनस 100 हो जाएगा, 23 × 10 बराबर 230, और 5 × 20 बराबर 100, तो 230 माइनस 100/5 आपका 130/5 हो जाएगा, तो आपका 26 आपका सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, x² + 58 x + 112 बटे x धन 2 का मान क्या है, a x धन 58, b x माइनस 58, c x धन 56, d x माइनस 56। तो दोस्तों 32वें नंबर के प्रश्न में ऑप्शन सी x धन 56 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। x² + 58 x + 112 बटे आपका x + 2, अब बराबर करेंगे, इसको हल करेंगे तो x² धन 56 x धन 2x धन 112 बटे x धन 2 हो जाएगा। अब हल करेंगे तो x कॉमन करेंगे तो x धन 56 प्लस 2 कॉमन करेंगे तो x धन 56 हो जाएगा। फिर इसके बाद से आपका बटे x धन 2 होगा, फिर आपका x धन 2 प्लस x धन 56 आपका हो जाएगा, बटे
बटे एक्स धन 2 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको हल करेंगे, इसमें आपका x धन 2 और x धन 2 कट जाएगा, बच जाएगा आपका x धन 56। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 33वां प्रश्न है, यदि दो चरों वाले बीजीय समीकरणों को हल किया जा सकता है यदि a कम से कम दो समीकरण हो, b सिंगल डिग्री ऑफ पावर के चर हों, c अंत में दो अचर हों, d कम से कम सेकंड डिग्री बहुपद हो। तो दोस्तों 33वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए कम से कम दो समीकरण हो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो चरों वाले बीजीय समीकरणों को हल किया जा सकता है यदि कम से कम दो समीकरण दिए हो तो। 34वां प्रश्न है, यदि राम और श्याम एक साथ काम करते हैं तो वे एक काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। यदि राम उस काम को 10 दिन में कर सकता है तो श्याम अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? ए 50 दिन, बी 40 दिन, सी 20 दिन, डी 12 दिन। तो दोस्तों 34वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी 40 दिन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। राम और श्याम के एक दिन का काम बराबर 1/8 दिया हुआ है। राम के एक दिन का काम आपका हो जाएगा 1/10, इसलिए श्याम के एक दिन का काम बराबर 1/8 माइनस 1/10 हो जाएगा। 8 और 10 का लॉसर लेंगे तो 40 हो जाएगा। अब इसको भाग करेंगे तब 5 माइनस 4/40 हो जाएगा। अब 5 माइनस 4/1/40 हो जाएगा, यानी कि 40 आपका जो है वो बच जाएगा। तो श्याम जो है वो 40 दिनों में काम को पूरा करेगा। 35वां प्रश्न है, यदि कोई रेखा एक बिंदु 3 - 18 से होकर जाती है तो उस रेखा का निम्न में से कौन सा समीकरण हो सकता है? ए y धन 7x - 3 बराबर 0, बी y - 3x प्लस 18 बराबर 0, सी y - 18x धन 3 बराबर 0 और डी y धन 18x - 3 बराबर 0। तो दोस्तों 35वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि विकल्प ए से x बराबर 3 और y बराबर -18 लेने पर लेफ्ट हैंड साइड आपका हो जाएगा y धन 7x - 3 बराबर 18 धन 7 गुणे 3 - 3 हो जाएगा। क्योंकि मान रखेंगे x बराबर 3 और y बराबर -18, तो आपका 18 धन 7 गुणे 3 - 3 हो जाएगा। तो अब 21 - 21 बराबर 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आपका जब बराबर हो जाता है तो अभीष्ट समीकरण आपका क्या होगा? y धन 7x - 3 बराबर 0 आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। 36वां प्रश्न है, यदि 15 - 7x बराबर 1 हो तो x का मान क्या है? ए 4/3, बी 4/3, सी 4/3, डी 2। तो दोस्तों 36वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी 2 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कैसे होगा? 15 - 7x बराबर 1 समीकरण दिया हुआ है। अब 7x बराबर 14 हो जाएगा, क्योंकि 7x बराबर 15 को जब दाएं साइड में लेंगे तो 15 - 1 बराबर 14 हो जाएगा। इसलिए x बराबर 14/7 बराबर 2 आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा 36वें प्रश्न में। 37वां प्रश्न है, 20,000 वर्ग सेंटीमीटर कितना है? ए 2000 वर्ग मीटर, बी 200 वर्ग मीटर, सी 20 वर्ग मीटर, डी 2 वर्ग मीटर। तो दोस्तों 37वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी 2 वर्ग मीटर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 20,000 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 20,000 भागा 100 गुणे 100 वर्ग मीटर बराबर आपका 0 से 0 कट जाएगा, फिर 0 से 0 आपको कट जाएगा। तो 2/1 यानी कि 2 वर्ग मीटर आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। 38वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे बड़ा है? 3/5, 2/4, 6/9 एवं 4/15। ए 3/5, बी 2/4, सी 6/9, डी 4/15। करेंगे तो 3/5 बराबर आपका 0.6 होगा, 2/4 बराबर आपका 0.5 होगा, 6/9 बराबर 0.66 होगा और 4/15 बराबर 0.26 होगा। तो 6/9 जो है आपका सबसे बड़ा भिन्न होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है सबसे अधिक आ रही है, इसलिए आपका 6/9 आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, 0.48 को प्रतिशत में बदलिए। ए 0.0048%, बी 0.48%, सी 48%, डी 4.8%। तो दोस्तों 39वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 0.48/100 करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए तो आपका 48/10,000 हो जाएगा, और बराबर जब इसको भाग देंगे 10,000 से 48 में तो 0.0048% बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, 75% को अनुपात में बदलिए। ए 75/100, बी 75/1, सी 75/100, डी 0.75/100। तो दोस्तों 40वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी 75/100 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 75% बराबर 75/100 बराबर 75/100 बिल्कुल
राइट ऑप्शन, अर्थात 40वें प्रश्न में आपका ऑप्शन सी 75 समंजस 100 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 41वां प्रश्न है, किन दो संख्याओं का अंतर बड़ा होगा? ए 75 एवं 45, बी 75 एवं 35, सी 60 एवं -20, डी 75 एवं 25। तो दोस्तों 41वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी 60 एवं -20 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 60 माइनस 20 बराबर 60 धन 20 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 60 + 20 बराबर 80 आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, लंबाइयों के किस सेट द्वारा किसी त्रिभुज की रचना संभव नहीं है? ए 70 23 95, बी 134 161 241, सी 125 75 85, डी 123 75 183। तो दोस्तों 42वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए 70 23 95 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। देख लीजिए, किसी त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। 70 धन 23 बराबर नहीं होगा 95 के, और 93 बराबर नहीं होगा 95 के, अतः 70 23 तथा 95 किसी त्रिभुज की भुजा नहीं हो सकती है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 43वां प्रश्न है, यदि किसी समानांतर चतुर्भुज की भुजाओं में से केवल 15 सेंटीमीटर तथा दूसरी भुजा 20 सेंटीमीटर है तो इसकी परिमाप क्या होगी? ए 150 सेंटीमीटर, बी 300 सेंटीमीटर, सी 70 सेंटीमीटर, डी 35 सेंटीमीटर। तो दोस्तों 43वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी 70 सेंटीमीटर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समानांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर 15 धन 15 धन 20 धन 20। तो आपका भुजा धन भुजा होता है, तो आपका 15 दिया हुआ है तो 15 15 30 हो जाएगा, और 20 20 यानी कि 70 सेंटीमीटर आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। भुजा का स्क्वायर होता है। 44वां प्रश्न है, त्रिज्या r के एक वृत्त की परिधि p है, परिधि 9p के एक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ए 9r, बी 3r, सी 9r अपान पाई, डी 3r अपान पाई। तो दोस्तों अभीष्ट त्रिज्या आपका होगा r अपान p गुणे 9p बराबर 9r, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा हल करने पर। 45वां प्रश्न है, यदि किसी आयत की भुजाएं क्रमशः 20% एवं 30% कम कर दी जाती हैं तो क्षेत्रफल कितना घट जाएगा? ए 44%, बी 25%, सी 50%, डी 38%। तो दोस्तों 45वां नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए 44% बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्षेत्रफल में कमी बराबर -20 -30 धन 20 गुणे 30 बटे 100 हो जाएगा, बराबर आपका -44% आपका हो जाएगा, अतः क्षेत्रफल जो आपका है 44% घट जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 46वां प्रश्न है, 10 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार लॉन को घेरने की लागत 5000 रुपये है। 4 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार लॉन को घेरने की लागत क्या होगी? ए 2000 रुपये, बी 1000 रुपये, सी 800 रुपये और डी 4000 रुपये। तो दोस्तों 46वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए 2000 रुपये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, कि 2 पाई गुणे 10 सेंटीमीटर परिमाप वाले लॉन को घेरने की लागत बराबर 5000 रुपये दिया हुआ है प्रश्न में, इसलिए 2 पाई गुणे 4 सेंटीमीटर परिमाप वाले लॉन को घेरने की बराबर लागत हो जाएगी 5000 बटे 2 पाई गुणे 10 गुणे 2 पाई गुणे 4 बराबर 2000 रुपये, आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। 47वां प्रश्न है, यदि b बराबर 4, e बराबर 25 एवं l बराबर 144 हो तो f किसके बराबर है? ए 44, बी 36, सी 72, डी 81। तो दोस्तों 47वें नंबर के प्रश्न में आपका उत्तर बी यानी कि 36 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कैसे होगा देख लीजिए, b बराबर 2 का स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा, e बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, l बराबर 12 का स्क्वायर 144, f बराबर 6 का स्क्वायर 36। यहाँ 2, 5, 12 तथा 6 क्रमशः बी, ई, एल तथा f के क्रमांकिक मान है, इसलिए आपका ऑप्शन बी 36 बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, एक मनुष्य 2 किलोमीटर पूर्व में चलता है, दाएं मुड़ता है एवं 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलता है, इसके बाद बाएं मुड़ता है तथा 4 किलोमीटर चलता है वह पुनः दाएं तरफ मुड़ता है तथा 3 किलोमीटर चलता है, वह प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है? ए 10 किलोमीटर, बी 8 किलोमीटर, सी 6 किलोमीटर, डी 5 किलोमीटर। मनुष्य का जो गमन पथ है निम्नवत है, देख लीजिए कैसे कैसे मनुष्य घूम रहा है वो प्राणी। सबसे पहले उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम का आपका ये डायग्राम बन गया। तो पहले वो चलता है आपका बिंदु से 2 किलोमीटर पूरब चलता है, फिर आपका 5 किलोमीटर दक्षिण चलता है, फिर 1 किलोमीटर आपका पूरब चलता है, फिर 3 किलोमीटर आपका दक्षिण चलता है। इस प्रकार आपका जो है उसका डायग्राम बनेगा। लंबाई बराबर 5 धन 3 हो जाएगा 8 किलोमीटर, क्योंकि 5 और 3 दिया हुआ है। फिर आधार उसका हो जाएगा आपका 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर यानी कि 6, यानी कि 2 आपका 4 ये है और 2 ये है, तो 6 आपका आधार हो जाएगा। तो लंबाई और आधार आपका मिल गया, तो कोण निकालना है।
तो अब कोण कैसे निकालेंगे, तो क्योंकि कोण निकालने का जो सूत्र होता है वो आपका होता है कोण अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर देना आधार का स्क्वायर। तो लंबाई और आधार का माप दिया है 8 और 6, तो इसका वर्ग कर देंगे तो आपका 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, यानी कि टोटल आपका 10 किलोमीटर आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो यानी कि आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए 10 किलोमीटर जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 49वां प्रश्न है, ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों में से कौन नवीकरण योग्य नहीं है? ए जल विद्युत शक्ति, बी ज्वार शक्ति, सी नाभिकीय शक्ति, डी वायु शक्ति। तो दोस्तों 49वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी नाभिकीय शक्ति बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि दिए गए स्रोतों में नाभिकीय शक्ति नवीकरणीय योग्य नहीं है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत जल विद्युत, ज्वार शक्ति, वायु शक्ति, सौर ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा इत्यादि होते हैं। तो 49वें प्रश्न में आपका ऑप्शन सी नाभिकीय शक्ति बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 50वां प्रश्न है, गोबर गैस संयंत्रों का उपयोग किया जाता है? ए पशुओं के गोबर के अपघटन द्वारा गैस ईंधन उत्पन्न करने के लिए, बी प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए पशुओं की गोबर जैसे अपशिष्टों की नुकसानदायक गैसों को बंद ट्रैप करने के लिए, सी संयंत्र के आसपास हवा को साफ करने के लिए, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 50वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए पशुओं के गोबर के अपघटन द्वारा गैस ईंधन उत्पन्न करने के लिए गैस संयंत्रों का उपयोग किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए 50वें प्रश्न में बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 51 नंबर पर जो प्रश्न है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी बेंगलुरु, डी चेन्नई। तो दोस्तों 51 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए नई दिल्ली बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है, कैंपेगौड़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में स्थित है, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में बिल्कुल स्थित है, इसलिए आपका 51 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन ए नई दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्न ग्रहों में से कौन सूर्य के सबसे नज़दीक है? ए बुध, बी पृथ्वी, सी मंगल, डी शुक्र। तो दोस्तों 52 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए बुध बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम जो है सबसे नज़दीक बुध है, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण। 53 नंबर पर जो प्रश्न है, हमारा देश कितने काल क्षेत्रों टाइम जोन में बटा हुआ है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो दोस्तों 53 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए 1 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है, जो ग्रीनविच से 5.5 घंटा जो है वो आगे है। विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है, यानी कि टोटल विश्व को जो है वो 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है, अर्थात प्रत्येक जोन में 15 डिग्री के बराबर होता है, अर्थात प्रत्येक जोन जो है वो 15 डिग्री के बराबर होता है, इसलिए आपका 53 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 54 नंबर पर जो प्रश्न है, हिमालय में 3 मुख्य पर्वत श्रेणियां हैं जो एक दूसरे के समानांतर हैं, कौन सी पर्वत श्रेणी मध्य में स्थित है? ए हिमालय, बी शिवालिक, सी हिमाद्री, डी सह्याद्री। तो दोस्तों 54 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी सह्याद्री बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हिमालय पर्वत एक नवीन पर्वत है। सह्याद्री अर्थात मध्य हिमालय के नाम से जाने जाने वाला पर्वत है, यह हिमालय की मध्य श्रेणी है। इस श्रेणी में पीरा पांजाल, धौलधर, महाभारत, मसूरी एवं नागरिबा श्रेणियां हैं। 55 नंबर पर जो प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। तो दोस्तों 55 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए राजस्थान बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा भारतीय राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। 56 नंबर पर जो प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें आप सदाबहार वनों को पाएंगे? ए असम, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों 56 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए असम बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दिए गए राज्यों में असम राज्य में सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन विषुवत रेखीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पेड़ों की पत्तियां चौड़ी होती है, इसलिए 56 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए असम बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 57 नंबर पर जो प्रश्न है, पृथ्वी की कोर के मुख्य संगठक हैं? ए निकेल एवं लोहा, बी तांबा एवं लोहा, सी कार्बन एवं हाइड्रोजन, डी निकेल एवं तांबा। दोस्तों 57 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए निकिल एवं लोहा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी की कोर के मुख्य संगठक निकिल एवं लोहा होता है। 58 नंबर पर जो प्रश्न है, लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप किसके साथ मिला हुआ था?
ए अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अंटार्कटिका और डी उत्तरी अमेरिका। तो दोस्तों 58 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप ऑस्ट्रेलिया के साथ मिला हुआ था। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इस महाद्वीप में 22 देश हैं। यहाँ के मूल निवासियों को एब्जोर्निस कहते हैं। 59 नंबर पर जो प्रश्न है, सन 2004 में भारतीय तट पर टकराने वाली सुनामी का क्या कारण था? ए सुमात्रा में एक भूकंप, बी निचले हिमालयी क्षेत्रों में भूकंप, सी बंगाल की खाड़ी में एक वृहद भूस्खलन, डी ऑस्ट्रेलिया में एक वृहद भूस्खलन। तो दोस्तों 59 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए सुमात्रा में एक भूकंप बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सन 2004 में भारतीय तट पर टकराने वाली सुनामी का मुख्य कारण सुमात्रा में भूकंप आना था। 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भूस्खलनों को रोकने का प्रभावी तरीका नहीं है? ए भूस्खलन परक क्षेत्रों में धारण दीवारों का निर्माण, बी वनस्पति क्षेत्र को बढ़ाना, सी सतही जल निकास में सुधार, डी भूस्खलन परक क्षेत्रों से दूरी पर घर बनाना। तो दोस्तों 60वें नंबर के प्रश्न में आपका जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन डी भूस्खलन परक क्षेत्रों से दूरी पर घर बनाना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अर्थात भूस्खलन परक क्षेत्रों में दूरी पर घर बनाना भूस्खलनों को रोकने का प्रभावी तरीका नहीं है। और इसमें पूछा जा रहा है कि प्रभावी तरीका कौन सा इसमें से नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि यही जो तरीका है बिल्कुल प्रभावी नहीं होगा। 61 नंबर पर जो प्रश्न है, कर्नाटक की कोलार खानें उत्पादित करती हैं? ए कोयला, बी बॉक्साइट, सी सोना, डी टीन। तो दोस्तों 61 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन सी सोना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अर्थात कर्नाटक की कोलार खानें सोना को उत्पादित करती हैं। बॉक्साइट उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में निकलता है, कोयला झारखंड और छत्तीसगढ़ में, और टीन आपका छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। 62 नंबर पर जो प्रश्न है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी राजस्थान, डी गुजरात। तो दोस्तों 62 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर में स्थित है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी सबसे पहले। 63 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व की मुख्य खाद्य फसल क्या है? ए चावल, बी गेहूं, सी मक्का, डी बाजरा। तो दोस्तों 63 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन होगा वो चावल भी होगा, गेहूं भी होगा, मक्का भी होगा, यानी कि 3 ऑप्शन इसमें दिया गया है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। विश्व भर में भोजन के लिए उगाई जाने वाली खाद्य फसलों में मक्का, गेहूं और धान क्रमशः पहले, दूसरे एवं तीसरे स्थान पर हैं, किंतु दुनिया भर में प्रोटीन और खाद्य आपूर्ति का अधिकांश भाग गेहूं द्वारा ही पूरा किया जाता है। तो इसलिए आपका इसमें गेहूं भी सही होगा, चावल भी सही होगा और मक्का भी सही होगा, यानी कि ए बी सी तीनों विकल्प सही होगा 63 नंबर के प्रश्न। 64 नंबर पर जो प्रश्न है, हिमालयी पर्वत श्रृंखलाएं किस दिशा से किस दिशा में जाती है? ए उत्तर से दक्षिण, बी पश्चिम से पूर्व, सी उपयुक्त दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 64 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हिमालय का विस्तार भारत के उत्तर में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर पाया जाता है। हिमालय एक नवीन पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत श्रेणी भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। यह पर्वत श्रृंखला 3 समानांतर श्रेणियों महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक से मिलकर बना है। इसलिए आपका ऑप्शन बी 64वां का बी पश्चिम से पूर्व बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 65 नंबर पर जो प्रश्न है, हिमालय की कैलाश पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? ए भारत, बी नेपाल, सी चीन, डी भूटान। तो दोस्तों 65 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी चीन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हिमालय की कैलाश पर्वतमाला चीन में स्थित है। इसके पश्चिमी तथा दक्षिण में मानसरोवर तथा रक्षातल झील है। 66 नंबर पर जो प्रश्न है, ऐतिहासिक तारीखें लिखते समय कभी कभी तारीख या वर्ष के बाद बीसी लिखा रहता है, जैसे 300 बीसी। बीसी का तात्पर्य किसके लिए है? ए ईस्वी पूर्व बिफोर क्रिस्ट, बी कैलेंडर पूर्व बिफोर कैलेंडर, सी गणन पूर्व बिफोर काउंटिंग और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 66वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए ईस्वी पूर्व यानी कि बिफोर क्रिस्ट बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी कि बीसी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस कहा जाता है। इसलिए आपका बिफोर क्रिस्ट ईस्वी पूर्व ईसा पूर्व कहा जाता है बीसी को अंग्रेजी भाषा में। 67 नंबर पर प्रश्न है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता स्थल हड़प्पा कहाँ स्थित है? ए पाकिस्तान, बी अफगानिस्तान, सी भारत, डी मिस्र। तो दोस्तों 67 नंबर के प्रश्न में आपका जो सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन ए पाकिस्तान बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता स्थल हड़प्पा पाकिस्तान की मोंटगोमरी जिले में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता 2350 से 1750 ईसा पूर्व में खोजी गई थी। इसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने 1921 में किया था।
68 नंबर पर प्रश्न है, वेद किस भाषा में रचित किए गए हैं? तो दोस्तों 68 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए संस्कृत बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वेद संस्कृत भाषा में रचित किए गए हैं। यह भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण दयापन वेद व्यास को माना जाता है। 69 नंबर पर जो प्रश्न है, प्राचीन मगध राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ए राजधानी प्रारंभ में राजगिरी थी तथा बाद में पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया गया। बी राजधानी प्रारंभ में पाटलिपुत्र थी तथा बाद में राजगिरी स्थानांतरित किया गया। सी राजगिरी कभी राजधानी नगर नहीं थी। डी पाटलिपुत्र कभी राजधानी नगर नहीं था। तो दोस्तों 69 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन ए राजधानी प्रारंभ में राजगिरी थी तथा बाद में पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया गया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। शिशुनाग ने वैशाली को मगध की राजधानी बनाया। प्राचीन मगध राज्य की राजधानी प्रारंभ में राजगिरी थी, बाद में राजगिरी से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र को किया गया। 70 नंबर पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध का नाम नहीं है? ए तीर्थकर, बी सिद्धार्थ, सी गौतम, डी तथागत। तो दोस्तों 70 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन ए तीर्थकर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि तीर्थकर के अतिरिक्त अन्य सभी बुद्ध के नाम हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। 71 नंबर पर प्रश्न, महान शासक अशोक किस राजवंश से संबंधित था? ए मौर्य वंश, बी गुप्त वंश, सी नंद वंश, डी चोल वंश। दोस्तों 71 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन ए मौर्य वंश बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अशोक का संबंध मौर्य राजवंश से था। मौर्य राजवंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। गुप्त राजवंश का संस्थापक श्रीगुप्त 240 से 280 ईसा पूर्व। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। 72 नंबर पर प्रश्न है, किसने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करने एवं उपदेश देने के लिए दूतों को श्रीलंका, सीरिया एवं मिस्र भेजा था? ए अशोक, बी गौतम बुद्ध, सी महावीर, डी चाणक्य। तो दोस्तों 72 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन ए अशोक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रसार करने एवं उपदेश देने के लिए दूतों को श्रीलंका, सीरिया एवं मिस्र भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। 73 नंबर पर प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से किसे जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है? ए बेथलेहम, बी जेरूसलम, सी रोम, डी इंग्लैंड। तो दोस्तों 73 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन ए बेथलेहम बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक हैं। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसाई धर्म में सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस होता है। 74 नंबर पर प्रश्न है, प्रसिद्ध संस्कृत पुस्तक मेघदूतम के रचयिता कौन थे? ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी शंकराचार्य, डी पाणिनि। तो दोस्तों 74 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए कालिदास बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि प्रसिद्ध संस्कृत पुस्तक मेघदूतम के रचयिता कालिदास महाकवि हैं। इनकी अन्य रचनाएं कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम है। 75 नंबर पर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभ में चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे? ए चोल, बी प्रतिहार, सी राष्ट्रकूट, डी बुंदेला। तो दोस्तों 75 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन बी प्रतिहार बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभ में प्रतिहार चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट ने किया था। प्रतिहार वंश की जानकारी ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। 76 नंबर पर प्रश्न है, निम्नलिखित आक्रमणकर्ताओं में से किसको पृथ्वीराज चौहान द्वारा पराजित किया गया? ए मोहम्मद गौरी, बी महमूद गजनवी, सी गयासुद्दीन बलबन, डी बाबर। तो दोस्तों 76 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन ए आपका मोहम्मद गौरी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसको कि पृथ्वीराज चौहान ने जीत लिया था मोहम्मद गौरी को हरा करके। 77 नंबर पर प्रश्न है, दिल्ली एवं उसके आसपास शासन करने वाले निम्नलिखित राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? ए तोमर अंगपाल चौहान, बी चौहान अंगपाल तोमर, सी अंगपाल तोमर चौहान, डी तोमर चौहान अंगपाल। तो दोस्तों 77 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन ए तोमर अंगपाल चौहान बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली एवं उसके आसपास शासन करने वाले राजवंशों का सही कालक्रम जो है तोमर अंगपाल व चौहान थे। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी। 78 नंबर पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रशासन के प्रमुख पदों पर भूपति सरदारों की अपेक्षा विशेष गुलामों को वरीयता दी?
ए इल्तुतमिश, बी खिज्र खां, सी बहलोल लोदी, डी औरंगजेब। तो दोस्तों 78 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए इल्तुतमिश बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। उसने लाहौर से अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। वह पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। 79 नंबर पर प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों में से कौन पद पर रहने के दौरान मरा था? ऑप्शन ए ज्ञानी जैल सिंह, बी फखरुद्दीन अली अहमद, सी डॉक्टर राधाकृष्णन, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों 79 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी फखरुद्दीन अली अहमद बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 77 अपने पद पर रहते समय ही उनका निधन हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति रहे। 80 नंबर पर प्रश्न है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ए बाबर, बी हुमायूं, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। तो दोस्तों 80 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन ए बाबर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर ने ही सर्वप्रथम पानीपत के युद्ध में 1526 ईस्वी में तोप का प्रयोग किया था। हुमायूं बाबर का उत्तराधिकारी था। अकबर हुमायूं का उत्तराधिकारी था। जहांगीर अकबर का उत्तराधिकारी था। शाहजहां जहांगीर का उत्तराधिकारी था तथा औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी था। 81 नंबर पर जो प्रश्न है, 1526 में किनके बीच पानीपत का युद्ध लड़ा गया? ए बाबर एवं इब्राहिम लोदी, बी हुमायूं एवं बहलोल लोदी, सी बाबर एवं बहलोल लोदी, डी हुमायूं एवं इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों 81 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन ए बाबर एवं इब्राहिम लोदी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 1526 में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 अकबर व हेमू के बीच। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका जो है इसमें बाबर एवं इब्राहिम लोदी 1526 में हुआ था, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 82 नंबर पर प्रश्न है, मुगल बादशाह औरंगजेब का पिता कौन था? ए अकबर, बी हुमायूं, सी जहांगीर, डी शाहजहां। तो दोस्तों 82 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन डी शाहजहां बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मुगल बादशाह औरंगजेब का पिता शाहजहां था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। इसने जजिया कर पुनः लागू किया था। 83 नंबर पर प्रश्न है, मुगल शासन के अधीन जागीर क्या थी? ए बादशाह को दिए गए उपहार, बी वह क्षेत्र जिस पर किसी व्यक्ति को राजस्व वसूली करने के अधिकार दिए गए थे, सी भेंट के रूप में दी गई एक निश्चित धनराशि, डी बादशाह द्वारा भेंट में दी गई भूमि। तो दोस्तों 83 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी वह क्षेत्र जिस पर किसी व्यक्ति को राजस्व वसूली करने के अधिकार दिए गए थे बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसे ही जागीर कहा गया, क्योंकि मुगल शासन के अधीन जागीर वह क्षेत्र था जिस पर किसी व्यक्ति को राजस्व वसूली करने के अधिकार दिए गए थे। 84 नंबर पर प्रश्न है, मुगल बादशाह जहांगीर की बेगम कौन थी? ए मुमताज, बी जैबुन्निसा, सी नूरजहां, डी जहां आरा। तो दोस्तों 84 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी नूरजहां बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों सही? मुगल बादशाह जहांगीर की बेगम नूरजहां थी। इसका वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। इसके पिता का नाम मिर्जा ग्यास बेग था। 85 नंबर पर जो प्रश्न है, संत कबीर किनके शिष्य थे? ए रविदास, बी चैतन्य, सी रामानंद, डी शंकराचार्य। तो दोस्तों 85 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी रामानंद बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि संत कबीर रामानंद के शिष्य थे। रामानंद के 12 शिष्यों में एक कबीर थे। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। इनके प्रमुख शिष्य थे रैदास, कबीर, घन्ना, सेना, पीपा आदि थे। 86 नंबर पर प्रश्न है, नृत्य कथक के 2 घराने हैं। ए बनारस और लखनऊ, बी अवध एवं बनारस, सी जोधपुर एवं जयपुर, डी लखनऊ एवं जयपुर। तो दोस्तों 86 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका इसमें कन्फ्यूजन होगा। इसका डिटेल देख लेते हैं। वर्तमान युग में कथक नृत्य के प्रमुख घराने हैं लखनऊ घराना, दूसरा है जयपुर घराना, तीसरा है बनारस घराना, चौथा है रायगढ़ घराना। लक्षू महाराज, अच्छन महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी, शोभना नारायण, बिरजू महाराज आदि कथक नृत्य से संबंधित कलाकार हैं। तो दोस्तों इसमें बनारस और लखनऊ भी होगा आपका।
जयपुर भी हो जाएगा, अवध एवं बनारस भी हो जाएगा। यानी कि तीन तीन चार चार ऑप्शन, इसमें चारों के चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं सबके सब कंफ्यूजिंग है, लेकिन डिटेल इसका समझ लीजिए आपके लिए बेहतर होगा। तो इसमें आपका बनारस, लखनऊ, अवध, बनारस, जोधपुर एवं जयपुर, लखनऊ एवं जयपुर सबके सब सही हो जाएंगे। 80 नंबर पर जो प्रश्न है, 18वीं सदी के निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसने मुगल बादशाह की संप्रभुता स्वीकार नहीं की? ए अवध, बी हैदराबाद, सी बंगाल एवं डी पंजाब। तो दोस्तों 87 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन डी पंजाब बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 18वीं सदी में भारतीय राज्य पंजाब ने मुगल बादशाह की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया था। 80 नंबर पर जो प्रश्न है, फ्रांस क्रांति किसके बारे में थी? ए कर्मकांडों धर्म के विरुद्ध सामान्य जन का विरोध, बी विदेशियों के शासन के विरुद्ध सामान्य जन का विरोध, सी पादरी एवं कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारों के विरुद्ध मध्य वर्गों का उदय, डी संपन्न उद्योगपतियों के विरुद्ध कारखाना श्रमिकों का उदय। तो दोस्तों 88 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी पादरी एवं कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारों के विरुद्ध मध्य वर्गों का उदय जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्योंकि फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वें के शासनकाल में हुई। इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता फ्रांस की क्रांति का नारा था। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन लुई 14वां का था। 89 नंबर पर प्रश्न है, शब्द भिक्षुक किस धर्म से संबद्ध है? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी सिख धर्म, डी हिंदू धर्म। तो दोस्तों 89 नंबर के प्रश्न में आपका सबसे सही विकल्प ऑप्शन ए बौद्ध धर्म बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि शब्द भिक्षुक बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। 90 नंबर पर जो प्रश्न है, आशा अंतरीप केप ऑफ गुड होप जिससे होकर ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज भारत पहुंचा करते थे कहाँ है? ए अफ्रीका के पश्चिमी समुद्री तट पर, बी अफ्रीका की दक्षिणी नोक टिप पर, सी अफ्रीका के पूर्वी समुद्री तट पर, डी अफ्रीका की उत्तरी नोक पर। तो दोस्तों 90 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी अफ्रीका की दक्षिणी नोक टिप पर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि आशा अंतरिक केप ऑफ गुड होप जिससे होकर ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज भारत पहुंचा करते थे वे अफ्रीका के दक्षिणी नोक टिप पर स्थित हैं, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा 90 नंबर के प्रश्न में। 91 नंबर पर जो प्रश्न है, प्लासी में सिराजुद्दौला की हार के बाद अंग्रेजों ने किसको बंगाल के नवाब के रूप में स्थापित किया? ए आसिफुद्दौला, बी मीर कासिम, सी मीर जाफर, डी सुजाउद्दौला। तो दोस्तों 91 नंबर के प्रश्न में आपका जो सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन सी मीर जाफर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि प्लासी के युद्ध 23 जून 1957 में सिराजुद्दौला की हार के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल के नवाब के रूप में स्थापित किया। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, इसलिए 91 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन सी मीर जाफर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 92 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने विलय की नीति पॉलिसी ऑफ लैप्स को प्रतिपादित किया? ए वारेन हेस्टिंग, बी कार्नवालिस, सी डलहौजी, डी माउंटबेटन। तो दोस्तों 92 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने विलय की नीति को प्रतिपादित किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति से सतारा, जैतपुर एवं संबलपुर, झांसी, नागपुर कंपनी में मिला लिया गया। तो 92 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन सी डलहौजी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 93 नंबर पर जो प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू की गई महलबाड़ी प्रणाली में ए जमींदारों ने अपने अधिकार खो दिए, बी जमींदारों ने कर वसूल करने के अधिकार प्राप्त कर लिए, सी करों की वसूली करना कंपनी कर्मचारियों का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व हो गया, डी कृषकों को नकद के बदले वस्तुओं में भुगतान करना पड़ता था। तो दोस्तों 93 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन सी करों की वसूली करना कंपनी कर्मचारियों का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व हो गया, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू की गई महलबाड़ी प्रणाली में करों की वसूली करना कंपनी कर्मचारियों का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व हो गया था, इसलिए आपका 93 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 94 नंबर पर जो प्रश्न है, नील विद्रोह ब्लू रिबेलियन क्या था? ए ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध मजदूर वर्ग का विद्रोह, बी बागान मालिकों के दमनात्मक तरीकों के विरुद्ध नील उत्पादकों का विद्रोह, सी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बौद्धिकों का विद्रोह, डी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जमींदारों का विद्रोह। तो दोस्तों 94 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी बागान मालिकों के दमनात्मक तरीकों के विरुद्ध नील उत्पादकों का विद्रोह बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्योंकि नील विद्रोह बागान मालिकों के दमनात्मक तरीकों के विरुद्ध नील उत्पादकों का विद्रोह है,
नील किसानों पर अत्याचार के कारण 1917 ईस्वी में चंपारण में नील सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। 95 नंबर पर जो प्रश्न है, भारतीय इतिहास के किस काल को आमतौर पर राज के नाम से जाना जाता है? ए अंग्रेजों के काल को, बी मुगलों के काल को, सी दिल्ली सल्तनत के काल को, डी मौर्यों के काल को। तो दोस्तों 95 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए अंग्रेजों के काल को बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय इतिहास में अंग्रेजों के काल को आमतौर पर राज के नाम से जाना जाता है, इसलिए 95 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन ए अंग्रेजों के काल को बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 96 नंबर पर जो प्रश्न है, 1857 के गदर के समय भारतीय किसानों के असंतुष्ट होने का कारण क्या था? ए कंपनी का जमींदारों के प्रति अनुचित व्यवहार, बी कंपनी का मिशनरी गतिविधियों के मार्फत देश के धर्म को नष्ट करने का प्रयत्न, सी कंपनी का परंपरागत शासकों को पदच्युत करने का निर्णय, और डी उच्च कर एवं राजस्व वसूली के कठोर तरीके। तो दोस्तों 96 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन डी उच्च कर एवं राजस्व वसूली के कठोर तरीके बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि 1857 के गदर के समय भारतीय किसानों के असंतुष्ट होने का कारण उच्च कर एवं राजस्व वसूली के कठोर तरीके थे। सन 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 97 नंबर पर जो प्रश्न है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय की पद की स्थापना कब हुई? ए 1858 में, बी 1935 में, सी 1947 में, डी 1950 में। तो दोस्तों 97 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए 1858 में बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि 1858 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बनाया गया। 98 नंबर पर जो प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में निम्नलिखित में से कौन प्रेसिडेंसी नहीं थी? ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रेसिडेंसी नहीं थी। ए बंगाल, बी बम्बई, सी अवध, डी मद्रास। तो दोस्तों 98 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन सी अवध बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में अवध प्रेसिडेंसी नहीं था। अवध को सआदत खां बुरहान मुल्क ने 1732 ईस्वी में स्वतंत्र घोषित किया था, इसलिए 98 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन सी अवध बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 99 नंबर पर जो प्रश्न है, प्रारंभ में रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी में किस पद पर था? ए राइटर, बी लेफ्टिनेंट, सी सार्जेंट, डी गवर्नर। तो दोस्तों 99 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन ए राइटर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि प्रारंभ में रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी में राइटर के पद पर था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर बना, इसने ही बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था को लागू किया सबसे पहले। तो 99 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन ए राइटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब दोस्तों 100 नंबर पर आखिरी प्रश्न होगा, रेलवे रिक्वायरमेंट सेल गोरखपुर ग्रुप डी की जो परीक्षा हुई थी उसमें जो 100वें नंबर पर आखिरी प्रश्न पूछा गया था वो था, अंग्रेजों द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? ए कलकत्ता, बी बनारस, सी इलाहाबाद, डी लखनऊ। तो दोस्तों 100वें और आखिरी प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन ए कलकत्ता बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा हिंदू कॉलेजों की स्थापना कलकत्ता में की गई। सन 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। दोस्तों इस प्रकार से आपका आरआरसी रेलवे रिक्वायरमेंट सेल गोरखपुर ग्रुप डी की परीक्षा का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इस परीक्षा में टोटल 100 प्रश्न पूछे गए थे और उन सभी 100 प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल यानी कि डिटेल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया है। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को रेलवे रिक्वायरमेंट सेल ग्रुप डी की जो भी परीक्षाएं होंगी आगामी, उन सभी परीक्षाओं में ये वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप लोग आगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको किस एग्ज़ाम का पेपर चाहिए, किस एग्ज़ाम का सोल्यूशन पेपर चाहिए। मैं उस एग्ज़ाम का सोल्यूशन पेपर आप सभी के लिए प्रोवाइड करूँगा व्याख्यात्मक हल के साथ, यानी कि डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं,
क्योंकि ऑल हिट एग्ज़ाम चैनल पर आप सभी को सभी प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है, क्योंकि इस चैनल का नाम ही है ऑल हिट एग्ज़ाम, अर्थात सभी हिट एग्ज़ाम जितने भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंटेड एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम की तैयारी इस चैनल पर बहुत ही सिंपल तरीके से हिंदी भाषा में कराई जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।